हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 8 है। अगर आपने अभी तक इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम विज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास, राज्य व्यवस्था, हिंदी और सामान्य प्रबंधन के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहती हैं? स्वस्थ सेलों का बंद हो जाना जिससे क्रमशः मृत्यु हो जाती है। बी, जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भाग में एकत्र होना और अंततः मृत्यु होना। सी, सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटता और अंततः मृत्यु होना। डी, शरीर में घाव या ट्यूमर होने से दिमाग का काम बंद करना और अंततः मृत्यु होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वास्थ्य सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना। देखिए, कैंसर में क्या होता है, कैंसर की अवस्था में कोशिकाओं की अनियंत्रित बहुगुणन होने लगता है। मतलब शरीर के अंदर बड़ी संख्या में असामान्य या गैर जरूरी कोशिकाएं बनने लगती है तथा ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती है कि शरीर के सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती और इसीलिए शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त होने लगती है और कैंसर के रोगियों की मृत्यु भी इसी कारण होती है। चलिए अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीकार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड। देखिए, बहुलीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं और बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक और उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा, जैसे कि आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ दिया हुआ है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में या फिर हाइड्रोजन में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। कितना होता है? तो 2.99 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने ध्वनि तरंगों के वेग के बारे में देखा था, जहां मैंने बताया था कि ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति होती है और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए तो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किंतु याद रखिएगा, प्रकाश का वेग निर्वात में अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, जीवाजीराव विश्वविद्यालय सागर, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल या फिर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाजीराव विश्वविद्यालय सागर। देखिए, जीवाजी विश्वविद्यालय जो है सागर में नहीं बल्कि कहाँ है? ग्वालियर में है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ग्वालियर में है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भील जनजाति द्वारा गोल घड़ेलो नामक उत्सव कब मनाते हैं? होली, दीपावली, दशहरा या फिर राखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होली। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, किंतु भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवास करती है। भील शब्द जो है तमिल भाषा के बिल्लूर शब्द से बना है, जिसका अर्थ धनुष होता है। चूंकि ये लोग धनुर्धारी होते हैं और इसीलिए इन्हें भील कहा जाता है। और होली के अवसर पर इन्हीं भील जनजातियों द्वारा गोल गघेड़ो नामक उत्सव विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है? ए नरसिंहगढ़, बी पंचमढ़ी, सी खजुराहो या फिर डी अमरकंटक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र पचमढ़ी है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पचमढ़ी। चलिए अगला प्रश्न है, OCR का तात्पर्य है? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, आउटसाइज्ड करेक्टर रीडर, ऑपरेशनल करेक्टर रीडर, ओनली करेक्टर रीडर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OCR अर्थात ऑप्टिकल करेक्टर रीडर स्कैनर का ही एक प्रकार होता है और यह एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है। इसका उपयोग पेपर पर हाथों से लिखे या फिर छपे हुए अक्षरों को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह बहुत महंगा होता है और इसीलिए इसका उपयोग वहीं किया जाता है जहां अधिक मात्रा में प्रोसेसिंग करना होता है, जैसे कि पिन कोड को बहुत पढ़ना या फिर यात्रियों की टिकट पढ़ना, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा किया जाता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सबसे पहले CPU किस वर्ष में आया था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द्विधारी पद्धति अर्थात बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग मशीनी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए होता है। मशीनी भाषा जो है बाइनरी कोड में लिखी जाती है, जिसमें केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। इसमें 0 का मतलब आप होता है और 1 का मतलब आन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? गोरखपुर जेल में कौन से क्रांतिकारी की फांसी हुई थी? ऑप्शंस है रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या अशफाक उल्ला खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटित हुआ था और इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दी गई थी। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी जी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद के जेल में फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन या फिर जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स विल्किंसन। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंसन था और इन्होंने अनुवाद कब किया था? तो 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। और यहाँ भागवत गीता की बात हो रही है तो यह भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा मसीह ने उपदेश दिया, ईसा ने संसार से विदा ली, ईसा नाजरत में गए, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईसा पुनर्जीवित हुए। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था और ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए ईसाई लोग जो है ईस्टर त्योहार मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? पुलिस सुधार, वित्तीय सुधार, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ या फिर राज्यपालों की नियुक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनेताओं तथा अपराधों की साठगांठ। बोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए वर्ष 1993 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? 74, 16, 56 या फिर 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर चरण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उर्वरा का विलोम बताना है, शूद्र, उसर, मोक्ष या फिर संपन्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसर। उर्वरा का विलोम उसर होता है। शूद्र का विलोम विशाल, मोक्ष का विलोम बंधन, संपन्न का विलोम दरिद्र होता है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अटवी शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, अडिग, जंगल, अचल या फिर अटल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगल। अटवी का समानार्थी शब्द जंगल होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बीमार है, खाली स्थान पढ़ने नहीं आया, कदाचित, इसलिए, इससे, क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसलिए। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया। चलिए अगला प्रश्न है, जब वित्तीय संस्थान उद्योग से जुड़े सरकारी नियमों का पालन करते हैं तो वे संस्थान स्वतंत्र होते हैं, अनुपालन में होते हैं, नैतिक होते हैं या ध्यान में होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपालन में होते हैं। जब किसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय क्षेत्र के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है या लागू किया जाता है तो ऐसे संस्थान वित्तीय अनुपालन में होते हैं। इनमें निवेश बैंकिंग से लेकर उपभोक्ता बैंकिंग तक एवं वित्तीय उद्योग के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है और एक वित्तीय संस्थान का मूल्यांकन प्रत्येक 12 से 18 महीने में प्रतिभूति और विनिमय आयोग जैसे नियामक संगठनों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, वितरण के लिए आसानी से उपबद्ध फंड को इस प्रकार जाना जाता है। पहला निश्चय, दूसरा वस्तु सूची, तीसरा प्राप्य राशियां, चौथा नगद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नगद। चलिए अगला प्रश्न है,
पीताम्बरी एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति होती है? धान की, चना की, सरसों की या गेहूं की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों की। पीताम्बरी पीली सरसों की एक प्रजाति होती है और इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिन की होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे या फिर स्वीडन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण भाग में स्थित देश है और फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अगला प्रश्न है, किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? नहापन, भूमक, पलुभावी या श्रीतात? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमक। शक वंश के शासक भूमक के सिक्के मालवा से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1941, 1938, 1940 या फिर 1942? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1938। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? मार्च, अप्रैल, जून, मई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्च। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर मार्च के माह में सर्वाधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? मोर, कबूतर, दुधराज या बगुला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुधराज। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दुधराज है और इसे साहे बुलबुल भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य खालिस्तान अभ्यारण्य है? खेवनी, कान्हा, वन विहार या हिरण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेवनी। देवास में प्रसिद्ध अभ्यारण्य खेवनी अभ्यारण्य है। खेवनी वन्य जीव अभ्यारण्य देवास जिले की कन्नौज तहसील और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुछ हिस्से में स्थित है और यह 132 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1981, 1976, 1982 या 1983? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1983। वन विहार भोपाल का राष्ट्रीय उद्यान शहर के केंद्र में स्थित है और इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? कनार, तवा, बरना या पूर्णा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कनार, तवा, बरना, कोलार, मान, हटनी, उरी तथा सकर नदी है। और ऑप्शन नंबर डी, पूर्णा नदी। पूर्णा नदी ताप्ती नदी की सहायक नदी है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णा। यह ताप्ती नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से है घाटी, पहाड़, मैदान, पठार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पठार। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठार क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तेंदुपत्ता किस राज्य में होता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार या असम? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। देश का सर्वाधिक तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश राज्य उत्पादन करता है। चलिए अगला प्रश्न है, घड़ी कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? उज्जैन, बैतूल, हरदा या इंदौर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैतूल। बैतूल मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी कारखाना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन, ब्यूटेन, ईथेन, हाइड्रोजन? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।